जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। आइए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से किसने भारत में पारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? नवरोज उत्सव मनाया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? पारसी धर्म के लोगों द्वारा। तो नवरोज उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बलबन के द्वारा। आइए हम लोग जानते हैं बलबन के द्वारा और कुछ विशेष जिसमें बलबन ने चालीसा दल का समाप्ति की। कौन? तो बलबन ने। और हम लोग बलबन के बारे में जान सकते हैं, इसने विरोधियों के, जो अपने शत्रु के खिलाफ रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई किसने? तो बलबन ने। और हम लोग बलबन के बारे में जान सकते हैं कि इन्होंने सिजदा एवं पावोस प्रथा की शुरुआत किसने की? तो बलबन ने। आइए हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक ने पांच बड़े नहरों का निर्माण करवाया था। इनके बारे में और जान सकते हैं, इन्होंने जजिया कर ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया था फर्स्ट बार? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और अगर पूछ दे कि जजिया कर स्टार्ट किसने करवाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। जो प्रथम बार जजिया कर किसने लगवाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन ब्राह्मणों पर पूछ दे तो कौन लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और हम लोग जानते हैं इनके बारे में कि दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश था, पूरा दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास किसके शासनकाल में रहते थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक दास किसके शासनकाल में रहते थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। आइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ विशेष जानकारी जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो अली गुरसाब। और हम लोग जान सकते हैं, इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्टार्ट किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान सकते हैं, इन्होंने घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया को पहचानने के लिए एक प्रथा निकाला था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के एक उपाधि धारण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उपाधि धारण किया गया था, कौन सा? सिकंदर-ए सानी की उपाधि कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों को नगद वेतन देने का शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इल्तुतमिश के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश, इन्होंने एकता प्रणाली की शुरुआत की। और इनके बारे में हम लोग जान सकते हैं कि इल्तुतमिश किसका आराम शाह किनके उत्तराधिकारी हुए? तो कुतुबुद्दीन के बाद कौन बने थे? आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के बाद इनकी बेटी बनी थी सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। और हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जान सकते हैं, इन्होंने जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब का निर्माण करवा रहा था, जो इनका कुतुब मीनार का कार्य पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। और हम लोग इल्तुतमिश ने जो चालीसा दल को समाप्त किसने करवाया था? तो बलबन ने। लेकिन चालीसा दल का गठन किसने करवाया था? चालीसा दल का गठन किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है? राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? तो नीतिसार किसके द्वारा? कौम नंदक के द्वारा। और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मतलब और पुस्तक और उनके लेखक को देखते हैं। क्या चीज? चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों?
तो महर्षि चरक के द्वारा। चरक संहिता किसके द्वारा? तो महर्षि चरक के द्वारा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य के द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। नाट्यशास्त्र भरत मुनि। कामसूत्र, कामसूत्र है, कामसूत्र किसके द्वारा? वात्स्यायन के द्वारा। 10 कुमार चरित दंडी के द्वारा। और इंडिका मेगास्थनीज, मिर्च का टिकन शूद्रक और मिताक्षर विज्ञानेश्वर का। मिताक्षरा किसके द्वारा? विज्ञानेश्वर का। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, चरक किसके, चरक संहिता किसके द्वारा? तो महर्षि चरक के द्वारा। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा। 10 कुमार चरित दंडी के द्वारा। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा। मिर्च का टिकन शूद्रक के द्वारा। और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? गंडक नदी का दूसरा नाम क्या था? गंडक नदी का दूसरा नाम क्या था? गंडक नदी का दूसरा नाम क्या था? नारायणी। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो नेपाल तिब्बत क्षेत्र से, नेपाल और तिब्बत वाला क्षेत्र से निकलता है। और हम लोग जान सकते हैं कि पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? तो पलामू झारखंड। पलामू झारखंड में जो स्थित है झारखंड राज्य के पलामू जिला से निकलता है कौन? पुनपुन। और ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। और हम लोग जान सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन सा द्वीप प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? ये बिहार पुलिस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका प्राचीन नाम क्या था? सैंडविच द्वीप का प्राचीन नाम तो हवाई द्वीप। प्राचीन नाम क्या है अभी? तो हवाई द्वीप। हवाई द्वीप के बारे में जानते हैं दोस्तों। क्या चीज? हवाई द्वीप किसके अंडर में आता है? हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है? जो देखते हैं किसके अंडर में आता है, कहाँ है? तो हवाई द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में। और क्या ये किसके अंडर में आता है? तो यूएसए के अंडर में आता है, यूएसए। और हम लोग जान सकते हैं इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी होनोलुलु। हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ थी? तो होनोलुलु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ये भी लिख सकते हैं, जान सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। आइए राज्यसभा के बारे में जानते हैं हम लोग। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद कितना में है? तो आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 में क्या चाहिए? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा के बारे में बताया गया है। और हम लोग जान सकते हैं कि राज्यसभा किस अनुसूची में है? अनुसूची किस में है? तो 4 में। और हम लोग जान सकते हैं राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या भी कितनी है? तो अधिकतम सीटों की संख्या 250। और वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? तो 245, जिसमें 245 में से ही 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 233 सदस्यों को निर्वाचन होता है। इसका निर्वाचन कैसे होता है? तो विधानसभा सदस्यों के द्वारा। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और हम लोग जान सकते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। और हम लोग जान सकते हैं कि राज्यसभा का सभापति किस अनुच्छेद में विवरण मिलता है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आर्टिकल 89 में। और इसी तरीका से लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का विवरण कितना आर्टिकल में मिलता है? तो 93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 2 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भाग 2 में किसका उल्लेख नहीं है? अगर हम लोग पहले जानते हैं कि भाग 2 में है क्या? भाग 2 में क्या किसका? नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कितना से कहाँ तक है? आर्टिकल 5 से 11 तक। और हम लोग कथन को पढ़ते हैं दोस्तों। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, ये आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल 10 में।
हम लोग का क्वेश्चन छांटना क्या चाहिए, उल्लेख नहीं है, नहीं जो गलत कथन को छांटना है। नए राज्यों का प्रवेश का स्थान, नए राज्यों का प्रवेश का स्थान ये संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी ये भाग 1 का भाग है, भाग 1 का। और आर्टिकल नंबर कितना है नए राज्यों का प्रवेश, तो आर्टिकल नंबर 2 में ये विवरण मिलता है, मतलब ये कथन गलत है। कथन थर्ड क्या बोल रहा है, पाकिस्तान जाने के कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार है, ये आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है। और देखते हैं कथन 4 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यह आर्टिकल 5 में मिलता है इसका विवरण। जो संविधान प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 को। और हम लोग जान सकते हैं कि भाग 2 में है क्या, नागरिकता, और इसका अनुच्छेद कितना से कितना तक है, 5 से 11। और हम लोग जान सकते हैं कि आर्टिकल 11 में क्या है, तो नागरिकता पर कानून संसद बना सकता है, संसद बना सकता है। और हम लोग में ध्यान रखेंगे कि कानून संसद बनाता है, लेकिन किसकी देखरेख में, तो गृह मंत्रालय के देखरेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों को सही क्रम से व्यवस्थित करना है, हम लोग को सही क्रम में सजाना है बंगाल के नवाबों को। हम लोग पहले चलते हैं कि सबसे पहले कौन बने थे, तो सबसे पहले कौन बने थे, तो मुर्शिद कुली खां फर्स्ट नंबर में हो जाएगा। सेकंड नंबर में कौन बने थे, इसके बाद कौन हो जाएगा, अलवर्दी खां, और उसके बाद कौन हो जाएगा, सिराजु दौला। 1 2 3 आंसर क्या हो जाएगा, क्या चीज, 2 2 1 3 ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं कि नवाबों और बंगाल के नवाब सीरियल वाइज को देखते हैं। सीरियल वाइज से मुर्शिद कुली खां पहले नवाब बने थे, उसके बाद कौन बने थे, सुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खां जो बंगाल के संस्थापक हैं, बंगाल राज्य के संस्थापक कौन है, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खान के बाद कौन बने, सुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किए थे, तो मुर्शिदाबाद। और हम लोग जान सकते हैं कि मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बने थे, सुजाउद्दीन के बाद कौन बने थे, सरफराज खान। और सरफराज खान के उत्तराधिकारी कौन हुए, अलीवर्दी खां। सरफराज खान को मार दिए थे कौन, अलीवर्दी खां ने। कौन सा युद्ध में, तो गिरिया का युद्ध में। गिरिया का युद्ध हुआ था कब, तो 1740 में। कब, 1740 में। और हम लोग देखते हैं सिराजुद्दौला, उसके बाद अलीवर्दी खां को उत्तराधिकारी कौन हुआ, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना, कालकोठरी की घटना भी इसे बोलते हैं। ये था क्या दोस्तों, कि सिराजुद्दौला द्वारा अंग्रेज व्यक्तियों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया था। एक कोठरी में 146 व्यक्तियों को बंद कर दिया गया था, जिसमें से मात्र सुबह उठकर जब देखते हैं तो उसमें से मात्र 23 व्यक्ति ही बचते हैं। उसी घटना को क्या बोलते हैं, ब्लैक होल की घटना। यह घटना के बारे में जानकारी कौन देता है, तो हॉलवेल द्वारा दिया गया था। और हम लोग सिराजुद्दौला के एक विषय में जान सकते हैं कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को किसके द्वारा, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़े थे, अंग्रेज के तरफ से कौन लड़े थे प्लासी के युद्ध में, तो रॉबर्ट क्लाइव। और हम लोग जान सकते हैं इसके बारे में, सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी कौन हुआ, इसी के धोखाधड़ी से प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत गया था। सिराजुद्दौला के एक सेनापति था मीर जाफर का ही धोखाधड़ी से अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीत गए थे। तो इसके बाद छठे कौन बने थे, मीर जाफर। इसके बाद 7 में कौन बने थे, मीर कासिम। और मीर कासिम के बाद फिर पुनः मीर जाफर को बना दिया गया था। मीर कासिम ने
एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि बंगाल की राजधानी से क्वेश्चन पूछता है, पहले मुर्शिद कुली खान ने ढाका से कहाँ किया, मुर्शिदाबाद, और फिर मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से बदलकर कहाँ कर दिया था, तो मुंगेर में। कहाँ, मुंगेर में। और मीर कासिम के ही समय में 22 अक्टूबर 1764 को क्या का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, हेक्टर मुनरो, और बंगाल की तरफ से कौन कौन थे, तो मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, और एक और थे कौन, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को किस फार्मूला के आधार पर भारत संघ का आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, तो किस फार्मूला के आधार पर, तो मुंशी अयंगर फार्मूला के आधार पर। कब, 14 सितंबर 1949 को। क्या, तो देवनागरी लिपि को भारत संघ में आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। कब, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, हिंदी दिवस, हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। और हम लोग जान सकते हैं इसके बारे में, राजभाषा के बारे में, कि राजभाषा है, किस राजभाषा के बारे में जान सकते हैं। आर्टिकल भाग कितना में है दोस्तों, भाग 17 में इसका विवरण मिलता है। अनुसूची कितना में मिलता है राजभाषा का, अनुसूची कितना मिलता है, तो 8 में। प्रारंभ में मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में 14 थी। मूल संविधान में कितनी, 14। लेकिन 15वां भाषा अभी वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 14 के बाद 22 कैसे बना, जो भी एक नज़र में देख लेते हैं। 15वां भाषा कौन सा भाषा जुटा, तो सिंधी भाषा जुटा। कब जुटा, 1967 में। और केमा संविधान संशोधन द्वारा, तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा। और हम लोग जान सकते हैं कि 16, 17, 18 मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाओं को एक बार जोड़ा गया केमा संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। और कब जोड़ा गया, तो 1992 में। कब, 1992 में। और फिर 4 भाषा कितना हुआ, 15, 16, 17, 18, और फिर उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा को एक बार जोड़ा गया। कब, तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में। फिर से देखते हैं 15वां भाषा कौन सा, सिंधी। कब, 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली कब जोड़ा गया, 92वां संविधान संशोधन 2003 में। याद करने के लिए एक ट्रिक रखिएगा दोस्तों, नमक से याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और इसको याद करने के लिए बोर्ड मास याद करने के लिए अपना बना सकते हैं, बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। टूवर्ड फ्रीडम आत्मकथा किसने लिखी है, क्या चाहिए, टूवर्ड फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। डिस्कवरी ऑफ
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक पत्रिका लिखा गया था मूकनायक और एक हेलिएशन ऑफ बुक लिखा गया है इनके द्वारा। क्या चीज? हेलिएशन ऑफ बुक किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। क्या चीज? मूकनायक, हेलिएशन ऑफ बुक किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों, आईपीएल 2024 में पर्पल कैप किसने जीता है? तो पर्पल कैप किसको मिलता है पहले हम लोग ये जानते हैं। पर्पल कैप दोस्तों गेंदबाजी जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उससे मिलता है। क्या चीज? पर्पल कैप किससे मिला है? तो हर्षल पटेल को 2024 में किससे मिला है? हर्षल पटेल को क्या चीज मिला है? पर्पल कैप। ऑरेंज कैप किससे मिला है? ऑरेंज कैप किसको मिला है? तो विराट कोहली को। और हम लोग जान सकते हैं कि 2024 के विजेता कौन है? विजेता कौन है? तो केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर। और हम लोग जान सकते हैं कि उप विजेता कौन है? उप विजेता कौन है? SRH, सनराइजर्स हैदराबाद। और हम लोग जान सकते हैं इसके बारे में कि आईपीएल 2024 में कुल कितने टीमों ने भाग ली थी? तो 10 टीमों ने। कितने? 10 टीमों ने। और इस बार का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे चुना गया? तो नीतीश रेड्डी को। क्या चीज चुना गया है? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको? नीतीश कुमार रेड्डी को। क्या चीज? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे चुना गया? नीतीश कुमार रेड्डी को। ऑरेंज कैप किसे मिला? विराट कोहली को। विजेता कौन है? केकेआर। उप विजेता कौन है? सनराइजर्स हैदराबाद। और केकेआर मतलब कोलकाता नाइट राइडर। और पर्पल कैप किसे मिला? तो हर्षल पटेल को। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे चुना गया? नीतीश कुमार रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य पहली बार किस वर्ष में सेवानिवृत्त हुई है? ये कब? जो 1/3 सदस्य हमेशा राज्यसभा का जब भी निर्वाचन होता है, ये क्या चीज? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है दोस्तों, अस्थायी सदन है। ये कभी भांग नहीं हो सकता, इसका जब भी सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तो कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। ये 1/3 सदस्य कब से स्टार्ट होगा? किस वर्ष से? तो 1954 से। हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक